चलिए, पिछली बार स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग ने देखे थे। चलो पूरा कल की बात को हल्का सा रिकॉल करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कब अराइज होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी आप ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहे हो मगर वो मूव नहीं हो रहा। इन दैट सिचुएशन जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ओके, कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तुम जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, उसके बियॉन्ड अगर आप फोर्स लगाते हो, क्योंकि आप देखो फोर्स अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चले जाएगा। अब आपका अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, जिसके आगे आप ज़रा सा भी फोर्स बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको क्या कहा गया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ पर μs क्या हुआ करता था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक μs क्या हुआ करता था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई बात समझ में आपको ये बात? ठीक है, तो हम लोग ने ये सब चीज़ें देखे थे। अब हमको बढ़ना है और आगे, और अगले पार्ट पे हम जाएंगे, दैट इज काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। चलो, अब यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन है क्या? द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that comes into play, the force of friction that comes into play when object is in motion। देखो, काइनेटिक का मीनिंग वही होता है, डायनामिक का भी मीनिंग वही होता है, मोशन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करता है, जो वो प्ले में आता है, कब आता है? जब आपके ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। इट्स कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और जैसे कि हमने कहा था कि ये दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए, अब हम लोग जाते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The kinetic friction that comes into play when one object slides over the other। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो प्ले में आता है कब? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड होता हुआ जाएगा। इन दैट सिचुएशन, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट है या सरफेस है इस तरह का, और हमारा ये दूसरे ऊपर का ऑब्जेक्ट ये मूव हो रहा है, और यहाँ की जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? वो म्यू के है। तो मैं बोलूँगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? तो वो आएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना।
म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन देखो, इस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के बराबर है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को आप इस सिचुएशन में म्यू के टाइम्स ऑफ mg के फॉर्म से लिखते हैं, है ना, इस सिचुएशन में। और जैसे कि आपको याद होगा कल का मैंने बताया था, इंक्लाइंड सरफेस रहा तो mg cos थीटा होता है, और आप अगर सपोज करो आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को दीवार से चिपका के आप फोर्स लगा रहे हो तो पुशिंग फोर्स के बराबर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ जो है आपका फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के बराबर है, ठीक है। ओके, नोट करने लायक बात, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। तो किस तरह का सरफेस और बॉडी के साथ कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। रफ है, स्मूथ है, वेट है, पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, वो सारी बातों पे डिपेंड करता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, ओ भाई गलती लिख गई, ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आप जानते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, म्यू के इंटू एन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, म्यू एस इंटू एन। इसीलिए आप कह सकते हैं कि म्यू के इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो खास बात, ये प्रैक्टिकली हम लोग सब लोग जानते हैं एक बात, अगर किसी भारी भरकम कुछ चीज़ को सरकाना है तो शुरू में उसको अपनी जगह से थोड़ा सा हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है। एक बार वो मोशन में आ गया तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसानी से सरक जाता है ना। इनिशियली सबको आपको नोटिस किया, कोई भी अगर इसको प्लेटफॉर्म को भी सरकाना इतना भारी भरकम को, तो आप हल्का सा शुरुआत में फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। एक बार वो मोशन में आ गया तो फिर बाद में वो आराम से, बहुत आराम से तो नहीं मगर थोड़ा आराम से वो सरकता चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है ना। अब अगर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। अपन ने वहाँ प्रूफ किया, है ना। तीसरा पार्ट, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन does not depend on velocity of the object। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इधर का पार्ट हो गया।
चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन। देखो जो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन को कई बार काइनेमेटिक फ्रिक्शन से हटकर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये एक टर्म है ना, तो यहाँ पर कुछ अलग ही टर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसको कई बार कई किताबों में उसको हट के माना जाता है। अपने हिसाब से अपन उसको लेके चल सकते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट comes into play when one object rolls over the other object or surface। देखो भैया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और रोल होते हुए वो आगे जा रहा है। जब वो रोल होते हुए आगे जाएगा तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन जनरेट होगा। हाँ, नो डाउट फ्रिक्शन सबसे बहुत कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इन दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है, मगर होती है। ऐसा बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होता, हल्का सा उसमें फ्रिक्शन होता ही है। तो ये जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है दो बातों पे। इससे पहले देखो, सारे फ्रिक्शन स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों भी सिर्फ एक बात पे डिपेंड करते थे, वो था नॉर्मल रिएक्शन पे। मगर आपका रोलिंग फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन पे और एक रेडियस पे, है कि नहीं? अब आप ये सोचो, ट्रक के टायर्स एकदम बड़े बड़े होते हैं, है ना, वहीं कार के टायर्स छोटे छोटे होते हैं। अगर मान लो मैंने ट्रक को एकदम जो कहा जाएगा कार के छोटे छोटे टायर्स लगा दिया, तो क्या प्रॉब्लम जाएगी? तो उसके मोशन में क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो, ट्रक है। अब आप सोचोगे सर वो टायर छोटे होंगे तो दब जाएगा उसके वजन से। अरे ज़्यादा टायर्स लगा दो, है ना। तुमने तो देखे ना, 100 चक्के के टायर देखे होंगे ना, सॉरी 100 चक्के का ट्रक 100 के नहीं देखे तुमने? 50-60 वाले, 100 वाले। हाँ, हाईवे पे तो रहता हमेशा, हाईवे तो हर महीने 2 महीने पे आते हो। एक ट्रक है जो मैंने देखा था, वो असल में एक देखो 2 ट्रक को मिला के बनाते। वो एक बहुत बड़ा था जिसका कुछ 102 मैंने एक बार गिना था, 102 थे। तो वो 2 ट्रक्स को ऐसा मिला के ऐसा बनाते वो लोग, एक पूरा सिस्टम, और वो आगे जाते पूरा। वो आराम से चलता, वो हाईवे पे रहता वो। कभी कभार, अब मेरा क्या अप डाउन था ना, तो मैंने बहुत बार देखा हो, तो आराम से चलते। इवन उसके साथ वाले पैदल चल देते, इतना आराम से चलता। तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को कहा जाए ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता हूँ। तो अब ऐसा है कि भाई, ऐसा है कि अगर मान लो अब आप ये सोच के चल रहे हैं कि ऐसी कुछ हैवी लोड को ट्रांसपोर्ट करना है ना, मैं वही अपने कार के चक्के लगा के काम चला देता हूँ छोटे वाले, तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, है ना। आपको रोल करने में उसको क्या हो जाएगा? मुश्किल जाएगा। तो उसको क्या करना, ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? फिर जो टायर्स का साइज़ है वो बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसीलिए जब आप रेडियस को बढ़ाते हैं तो आपका जो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होगा, और अगर आप रेडियस को छोटा करेंगे तो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, हाँ, लाट का लाट है। खोल बेटा दरवाजा। तो अब ऐसा है, हमने देखा रोलिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आएगा n अपॉन r। दरवाज़ा बंद करें। ओके, हुआ?
अब देखो यहाँ पे, इससे पहले आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा। दोनों बातों में अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर देखता हूँ तो वो क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा एक बात बता बेटा मेरे को, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यूनिट 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 यूनिट, अरे फोर्स ऑफ का न्यूटन आएगा ना, नीचे नॉर्मल रिएक्शन वो भी क्या है, फोर्स ही है, उसका भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। तो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, फोर्स और फोर्स। तो इसी कारण से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों के दोनों क्या आ रहे थे, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रहे थे। आई एक बात समझ में आपको? अरे भाई याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, समझ में आया ना? मगर अब सेम केस यहां हो रहा है क्या, देखो तो, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, अगर ये रोलिंग फ्रिक्शन का, फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का मैं यूनिट डालता हूं न्यूटन, नॉर्मल का रिएक्शन का मैं यूनिट डालता हूं वो भी आएगा न्यूटन, मगर यहां इसका क्या आएगा, मीटर। तो इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, मगर ये यूनिट कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन has same unit as that of radius. As that of radius, that is मीटर एंड L1। तो हमने क्या देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का सेम यूनिट और डायमेंशन होगा जो कि रेडियस का होता है, और रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और डायमेंशन क्या होता है, L1। आई क्या बात समझ में आपको, है ना? दिस इज इट। तो ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में है। अब रोलिंग फ्रिक्शन की खास बात हमको इसमें भी ध्यान रखने की है, rolling friction is smaller than sliding, लिख सकते limiting and kinetic friction। तो आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी। तो अब देखो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा था, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम था, और रोलिंग फ्रिक्शन तो भैया सभी से कम है ना? रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। और अगर ऐसी बात करूँ तो मैं म्यू एस फिर सबसे ज़्यादा होगा, म्यू के उससे कम होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर ये सबसे ज़्यादा कम होगा। आई बात समझ में? ये खास बात नोट कर लो इसके बारे में। तुम भी जाओ, मैं भी मुंबई जा रहा। चल रहा क्या?
क्यों? मैं फेवर में नहीं हूँ बढ़ाने के, मैं फेवर में नहीं हूँ बढ़ाने के। चलो हो गया क्या? हो गया? इधर का हो चुका है ना? अब जो अगला पार्ट हमको देखना है दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। जब भाई हाँ बहुत ज़बरदस्त मसल्स है उसके, इधर ध्यान दें। जब आप फोर्स बढ़ाते हो, जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, आपको मालूम है कि जैसे ये प्लेटफॉर्म है, मुझे इसको सरकाना है, या कोई एक हैवी टेबल है यहाँ पर, मुझे उसको सरकाना है, तो अब मैं धीरे धीरे अपना फोर्स बढ़ाते जाऊँगा, ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और अपने मस्कुलर पावर को, जो फोर्स को, उसको बढ़ाते चले जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, शुरू में जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, आप जानते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो मैं देखूंगा फिर वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा शुरू में, स्टार्टिंग में। और ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर ये जो चीज़ है ये सबसे एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगी, एकदम मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा ये। और आपको मालूम है जब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या था, तो बोले यहाँ से यहाँ तक का पार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है ना। तो ये कर्व का नाम चलो दे दो OA। तो आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले गए, है ना, और उसके कारण आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, जिसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने और ताकत लगाया और उसके बाद क्या हुआ कि अब ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, और अब मैं ये देखता हूं कि ग्राफ ऑलमोस्ट कैसा जा रहा है। थोड़ा पहले वैल्यू कम हो गया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट है, 100% नहीं होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप फोर्स बढ़ा रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, फोर्स को बढ़ा रहे हो। अब आप क्या कर चुके हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर चुके हो, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अब सरक चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, एक बार ऑब्जेक्ट सरक गया तो उसको मूव करना कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है।
और जब वो ज़्यादा आसान है इसका मतलब क्या कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है। अभी थोड़ी देर पहले यहीं लिखे भी थे अपन ने कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा होता है, कम होता है। कुछ बात याद आई? अभी थोड़ी देर पहले यहीं लिखे थे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। तो आप चाहे कितना भी फोर्स बढ़ा दो, मैं और जोर से ढकेलते हुए जा रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लगातार जो आपको फ्रिक्शन मिलने वाला है वो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? और वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू थोड़ी सी कैसी होती है, कम होती है। तो इसी पार्ट को हम लोग ने कहा है, ये जो ग्राफिकल एनालिसिस है, ये दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। तो इसके बारे में हमको थ्योरेटिकली भी लिखना है। पहले डायग्राम बना लो, फिर बढ़ेंगे आगे। जैसा जैसा बोलूंगा भी लिखते जाना ओरली। बस क्या खास बात है? डायग्राम बनाए। हो गया? लिखो पॉइंट नंबर 1। जिसका नहीं हुआ तो थोड़ा जगह छोड़ो उसके लिए, ग्राफ के लिए, और आगे लिखो। पॉइंट नंबर 1, पार्ट ओ ए ऑफ द कर्व, पार्ट ओ ए ऑफ द कर्व, पार्ट ओ ए ऑफ द कर्व represents static friction. Part OA of the curve represents static friction, which increases linearly, with applied force, which increases linearly with applied force. Full stop. Point number 2, at point A, point number 2, at point A, the static friction is maximum.
at point A the static friction is maximum. Full stop. This represents limiting friction. This represents limiting friction. ब्रैकेट में लिखना F सफिक्स L, जैसे अपन लिखते हैं ना फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL, वैसा लिख दो। तो अभी आपने क्या देखे पहले पॉइंट में कि जो पार्ट OA ऑफ द कर्व है वो क्या बता रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का पार्ट, और वहाँ पर आपका जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा है। पॉइंट A फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सबसे हाईएस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करता है, जो कि क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बियॉन्ड A the force of friction is seen beyond A, मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, beyond A force of friction, beyond A force of friction is seen to decrease slightly. Beyond A the force of friction is seen to decrease slightly. Full stop. The portion BC of the curve, the portion BC of the curve, BC of the curve represents the portion BC of the curve represents kinetic friction. The portion BC of the curve represents kinetic friction. ब्रैकेट में लिखिएगा FK, फुल स्टॉप। आखिरी पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, एज द पोर्शन BC ऑफ द कर्व, as the portion BC of the curve is almost parallel to x-axis, is almost parallel to x-axis. Therefore, kinetic friction does not change with increase in applied force. Does not change with increase in applied force. Kinetic of friction does not change with increase in applied force. आया समझ में आपको? तो ये पूरे ग्राफ को डिटेल में आपने थ्योरी में बता दिए। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा 5 मिनट का टाइम देना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से लेकर अभी तक जितना भी आपने लिखे उसको एक बार पढ़कर अच्छे से कंसंट्रेशन से उसको रिवाइज कर लो। मेरे को कोई भी आलतू फालतू बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे, नहीं तो खाएंगा वो। पूरा शुरू से पार्ट एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो, रिवाइज करो।
बातें नहीं। अमर, फरजान, तुम लोग को मैंने बातें करने के लिए नहीं बोला। हमदर्द डायग्राम बना। हो गई रीडिंग? तो आपने जाना फ्रिक्शन के बारे में, है ना। हमने देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है, किस वजह से आता है। फिर फ्रिक्शन का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एज स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, और काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोग ने फिर दो पार्ट्स करके स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं एक अलग टर्म के पास, दैट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो सरफेस पे रखा गया है। सरफेस पे रखने के कारण हम क्या देखते हैं कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वेट mg, और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। मान लो आप राइट साइड में या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे एक पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं P स्टैंड्स फॉर यहाँ पर पुलिंग फोर्स। अक्सर यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को P से इंडिकेट किया जाता है। तो एक पुलिंग फोर्स P लगा रहे हैं, और आपका पुलिंग फोर्स इतना है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़रा सा ही सरका है, और अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़रा सा ही सरका है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ज़रा से सरका तो कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट हो गया। ये सबके समझ में आया? अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भैया ठीक है, इसमें से लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा। तो देखो ये जो है रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो है सरफेस लगा रहा है ऑब्जेक्ट पर। अरे भैया नॉर्मल रिएक्शन कौन किस पे लगा रहा? सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा ऊपर की तरफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन किस पे लगा रहा? सरफेस लगा रहा ऑब्जेक्ट, हालांकि इसको भी फील हो रहा है इसके ऐसे, मगर मेनली सरफेस लगा रहा ऑब्जेक्ट की तरफ। तो भैया ठीक है, तो हमने देखा कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा इधर आएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो जो एंगल बनाएगा आपके नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको अपन इंडिकेट करते हैं एज थीटा, और उसको कहा गया है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन and limiting friction with the normal reaction is called as angle of friction, is called as angle of friction. अब देखो यहाँ पे
अगर tan ऑफ थीटा करते हैं आप, tan ऑफ थीटा यानी इस एंगल का tan, तो ऑपोजिट साइड अपॉन क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। अब ऑपोजिट साइड किसके बराबर है, तो बोले ये लंबाई, ये एरो किसके बराबर है, तो बोले लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। अगर ये एरो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो फिर ये एरो की लंबाई और ये सेगमेंट की लंबाई कैसी है, सेम है। तो मतलब अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिकेट करता है तो ये वाला पार्ट भी लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिकेट करेगा। तो मैं tan थीटा जब बोलता हूँ तो वो क्या आएगा, तो बोले लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन एडजेसेंट साइड, जो कि क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यू वेरी वेल नो लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप क्या लिखते हैं, μs इंटू एन, आया ना। तो μs इंटू एन अपॉन एन, फिर n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर क्या बचेगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू जस्ट μs। तो ये हमारा, या फिर मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ μs। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या चीज़ हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई बात समझ में आपको, ठीक है। फिर अगला पार्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है, समझिए इस बात को। नॉर्मल रिएक्शन इधर है, चलो ठीक है। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इस बात को समझिए। देखो बेटा, मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, एक ना, मोबाइल दे रहा है क्या कोई, ला बताओ किसका मोबाइल दे रहे, टूटा फाटा जिम्मेदार नहीं अपन है, मैं नहीं दे रहा बोले है ना, चलो ठीक है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब मैं क्या करूंगा, धीरे 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 उसको ऊपर उठाऊंगा। अब धीरे धीरे जब उठाने के बाद एक स्टेज आया, इसे ये ज़रा सा सरका है ना, फिर से देखिए आप ऊपर उठा रहे हैं और एक पर्टिकुलर एंगल पे मैं ये देखता हूँ कि हल्का सा सरक लुढ़क गया है ना, या फिर देखो अब सरकाइए है ना, हल्का सा सरकाइए। तो जिस पर्टिकुलर एंगल पे ये जस्ट स्लाइडली इस तरह से सरकता है ना, हल्का सा, ये भी ज़्यादा हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि वो पर्टिकुलर एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। तमाशे नहीं फोड़ेंगे उसका मोबाइल, तुम रखो चैन से। चलो, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो बेटा बस हो गया, इधर ध्यान दे। एंगल ऑफ रिपोज पे हुआ क्या, एंगल ऑफ रिपोज के पर हमने देखा कि देखो उसको दो फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले ये वेट mg, उसको दो कंपोनेंट्स में बांटो, ये हो जाएगा mg कॉस ऑफ अल्फा और ये हो जाएगा mg साइन अल्फा, ये जो कि कंपोनेंट्स हुए आपके वेट के, है ना। अब ऑब्जेक्ट किधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट किधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, नीचे। अगर ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़रा सा सरका था, ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़रा सा सरका था, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपका mg साइन अल्फा लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहुत मामूली सा ही बड़ा होगा, है कि नहीं। अरे भैया मोशन नीचे की तरफ हुआ, इसका मतलब क्या कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा था और इधर वाला फोर्स क्या था, कम था, मगर ज़बरदस्त ऐसा घसरते हुए आया क्या वो नीचे, नहीं, बस क्या हुआ, हल्का सा सरका। अब हल्का सा सरका मतलब क्या होगा, mg साइन अल्फा बस ज़रा सा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा। अब अगर वो ज़रा सा ही बड़ा है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर ही बोल सकते हैं ना अपन, है तकरीबन सेम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ
कि एट एंगल ऑफ रिपोज यहां पर आपका जो mg साइन अल्फा है वो ऑलमोस्ट इक्वल है आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ऑलमोस्ट इक्वल क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अभी लिखना नहीं है ये पार्ट, μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फिर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है? याद करो मैंने इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना बताया था, बताओ। लिखे ना, आप पढ़े ना, आपने अभी रीडिंग की है ना। इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? अरे बोलो, mg cos थीटा होता है ना। तो ये mg cos अल्फा होगा, एंगल अल्फा है। क्या पढ़े रे? कुछ नहीं पढ़े फिर तुम लोग ने। mg cos अल्फा। तो फिर उसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू μs mg cos अल्फा। mg और mg हो गया कैंसल। sin अल्फा cos अल्फा को इधर ला लो, इज इक्वल्स टू μs। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल्स टू μs और अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ μs। अभी लिखना नहीं है, मैंने बोला ना डेफिनेशन बाकी लिखने की। मैं पहले बोला कि लिखना नहीं है अभी। तो देखो अल्फा जो है वो क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ μs हो गया। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, अरे यार ये तो बिल्कुल इसी की जैसी है। tan थीटा इज इक्वल्स टू μs, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ μs, tan अल्फा इज इक्वल्स टू μs, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ μs। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैथमेटिकली थीटा और अल्फा की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। मैथमेटिकली, कंसेप्चुअली नहीं है। तो मैथमेटिकली इनकी वैल्यूज़ कैसी होती है? सेम होती है। तो हमें एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन लिखना बाकी था, इसीलिए मैं रुका के रखा था। तो चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आप लिखिएगा। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज the angle of inclination of the plane with horizontal such that a body placed on it just begins to slide, just begins to slide। तो देखो भैया क्या है एंगल ऑफ रिपोज? ये असल में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, इस तरह से कि बॉडी सिर्फ स्लाइड होना स्टार्ट करती है, शुरू करती है। लिख लो। थैंक यू। 10 मिनट बाकी, 8:45 न्यूमेरिकल हो जाते हैं 2-3। चलिए ये इधर का पार्ट हो चुका है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ लिख लो, लिखो।
आज का दिन कौन थर्सडे है ना, अभी अगले जो संडे को टेस्ट आ रहा है वो लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, अप टू कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन तक पूरा आपको करना है। सॉरी